सभी दर्शकों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सभी देशवासियों को बहुत बहुत प्यार। आज 7 मई 2025 ये विशेष कार्यक्रम पटियाला से माननीय गुरदीप सिंह जी के साथ है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो इस समय युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि जो हमारा देश इतने सालों से आतंकवाद को झेलता आया है, क्या इस जो स्ट्राइक हुई है अभी, क्या हमारा देश इस स्ट्राइक पे रुक जाएगा, या फिर क्या ये आतंकवाद इस स्ट्राइक से खत्म होगा। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में, और आपका धन्यवाद कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे आए। तो आपसे जब मेरी फोन पे बात हुई तो अ, सबसे पहले आपकी जो प्रतिक्रिया है वो क्या आई जब आपको पता लगा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई। और घटनाएं तो भारत में निरंतर होती रही है। 2008 में मुंबई में हुई, लगभग 300 के आसपास लोग मारे गए, 4 आतंकवादी आए। मुंबई के अंदर एक ही दिन में 4 ब्लास्ट हुए, ट्रेन के अंदर जगह जगह। दिल्ली में 8 ब्लास्ट हुए, 2008 के अंदर हुए। मैं भी उस समय ऑफिस में काम कर रहा था जब एक के बाद एक फोन बजने लगा कि ब्लास्ट हुए। कुछ ब्लास्ट तो हमारे घर के आसपास ही हुए। लगभग 70 के आसपास जो ब्लास्ट हुए। और निरंतर पाकिस्तान जो है ना, वो हमारे देश के अंदर एक ये माहौल पैदा कर रहा है, खास करके मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, कि किसी तरह से ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है यहाँ की, ये अलग हो जाए। क्योंकि उनका शुरू से ही ये प्रयास रहा है कि अभी तो हम पाकिस्तान बना बना लेंगे, पहले अपने आप को ताकतवर कर ले। इसीलिए उन्होंने अपना पूरा जो ध्यान है वो अपनी सेना के ऊपर ही केंद्रित रखा। अर्थव्यवस्था के हिसाब से वो लोग पिछड़ते गए, लेकिन अर्थव्यवस्था पे ध्यान न रखकर भारत से 20% के आसपास भी उनकी आबादी नहीं है जनसंख्या के हिसाब से। खनिज उनके पास है, खेती उनके पास विशाल है, फिर भी वो देश आज तक इतना गरीब है कि भारत से जो लोग वहां गए, जो मुस्लिम यहाँ से वहां गए और वहां पे जो हिंदुओं के घरों में रह रहे हैं, कई घरों में तो आज तक 75 सालों में उन्होंने पेंट भी नहीं करवाया। ऐसी स्थिति है वहां की, जबकि वहां के जो हुक्मरान है, जो मुख्यतः जमींदारी फैमिली से है, भुट्टो फैमिली के पास पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जमीन है। ज्यादातर जमीनें 8-10 परिवार है उनके पास है, बड़ी कमी होंगे 5-6 परिवारों के पास पाकिस्तान की पूरी जमीन है। यही लोग पाकिस्तान की सियासत में आते हैं। और एक छोटा सा जो बुर्जुआ वर्ग है, जो कि अभी हमने देखा, जो असीम मुनीर, जो वहाँ के जो आर्मी चीफ है, ये एक बुर्जुआ वर्ग के व्यक्ति है वहाँ के, जिनको बस एक ही काम है कि भैया हम सेना के द्वारा किस तरह से वहाँ के प्रधानमंत्री बन जाए। तो उस देश को ऐसे इस्तेमाल किया जा रहा है वहाँ के बुर्जुआ वर्ग द्वारा, और इस्लाम का नाम लिया जा रहा है। अब जो ये स्थिति बन गई है, इस स्थिति में आप क्या कहेंगे। जी सर। धन्यवाद। तो जो आपने बात की है, क्योंकि हालात हैं जो वो बहुत खतरनाक हैं। लेकिन हमारा देश एक विशाल, एक बड़ा देश है। लेकिन जो पाकिस्तान है, जो जिसको हम टेररिस्ट के अड्डे, या हमारे देश में इतनी घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं उनका हाथ हमको नजर आता है। जी, आप कह रहे थे कि हमारा देश विशाल है और पाकिस्तान जो है वो।
हमारा देश है, क्योंकि जी जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं, उतनी गिनती हमारे देश में मुसलमानों की भी है। समझिए। सो कहने तो भाव साडा ये आ भी हम किसी है तो सभी इंसान, हम जब जातियों के धर्मों के झगड़े में पड़ते हैं, अब वो एक बखरा देश है, हमारा उनके साथ कोई लेना देना नहीं। हमारी 2-3 जंगें भी हो चुकी हैं। हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो देश कभी भी हमारे हमारे लिए अच्छा सोचेगा। लेकिन हमारी डिफेंस, हमारी केयर तो हमको करनी पड़ेगी ना। लड़ाई में जब कोई, अगर कोई लड़ता कौन होता है? लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार होता कौन है? जिसके पास दिमाग की कमी है, सुख साधनों की कमी है, वो ही लड़ना चाहता है। लेकिन उनका जो इतिहास है हमारे साथ, जब हमारी 71 की जंग हुई है, पाकिस्तान से डिवाइड हुआ बांग्लादेश, एक देश के टुकड़े किए हैं, तो जब हमारी भारतीय सेना ने 93,000 आत्मसमर्पण किया था पाकिस्तान की पूरी फौज ने 71 में। लेकिन जे हम तब फैसले सही ले लेते, ता आज जो हमारे हमारे को लोग मरवाने पड़ रहे हैं, ये झेलनी पड़ रही है, तो ये नौबत ना आती। क्योंकि हमने जब पाकिस्तान की पूरी फौज, पाकिस्तान के पीएम ने भी सरेंडर कर दिया, भुट्टो ने, तो फिर हमारे जो नेता नेता थे, तब हमने क्यों छोड़ा? देश तो बट गया, देश के 2 टुकड़े हो गए। जी, ये तो एक वाजिब लेकिन सवाल आप हम, पूछ रहे हैं, क्योंकि इसी सवाल पे जगजीवन राम जी उस समय रक्षा मंत्री थे। इसी सवाल पे उनकी इंदिरा गांधी जी से अनबन हो गई थी कि जब हमारे पास 93,000 सिपाही पाकिस्तान के आ गए और क्षेत्र भी आ गया, तो हम या तो क्षेत्र दें या फिर उन सिपाहियों को दें। लेकिन इंदिरा गांधी जी ने दोनों दे दिए। ये बात आप एकदम वाजिब कर रहे हैं, इसका ऐतिहासिक पहलू मैंने भी पढ़ा है। तो मेरा कहना तो पावे है भी जब हम फिर जो ऐसी नहीं बात नहीं भी वो पहली बारी जंग लड़ी, हम पहले 65 की भी लड़ लड़े, 47 में हमारे लाखों लोग इसका शिकार हुए हैं। लेकिन हमारे शासकों ने किया क्या? हमारा शासक कोई होवे, शासक जो मर्जी होवे, हमारा शासक जो देश को चला रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो तब सब उस एक तरफा हुआ हुआ, तो तब भी हमने फिर इनको फिर कितना मौका दिया? फिर 99 में हमारे, हमने तो, हम तो शांति का चाहते हैं, और शांति एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे से भी। लेकिन जब वाजपेयी साहब बस लेकर गए पाकिस्तान में, तब भी हमारे पे, मतलब 99 में जे कारगिल हमारे पे थोपा गया। लेकिन नुकसान आज भी हमारा हुआ, उनका लड़ने के सबे। हूँ हम जब उनने, एक पासे तो शांति की बात होगी, दूसरी तरफ उन्होंने हमारी कारगिल की पहाड़ियों पे कब्जा कर लिया। हमारे, क्योंकि वहां संधि हुआ हुआ था, वहां ना उन देश की फौज होती थी ना हमारी होती थी, क्योंकि बड़ी 4-4 हजार फुट पहाड़ी है वहां, जब मेहनत तापमान रहता है। लेकिन हमारे हमारे लोग मरे कितने वहां? सर मैं यहाँ पर वो तो पहाड़ी पर। आपने कारगिल की जो बात करी, बहुत अच्छी बात करी आपने एकदम, कि हमारे लोग इतने वहां पर शहीद हुए। लेकिन एक बात ये है, मैं यहाँ पर दो बातें फिलहाल मैं कहना चाहूंगा। ये बात भारत के, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के सब जगह के लोगों को समझने की है, कि जब भारत कहता है, और मीडिया को भी समझने की जरूरत है, नेताओं को भी समझने की जरूरत है, कि जब हम 71 की युद्ध की बात करते हैं, तो वो युद्ध जो था वो मूलतः भारत पाकिस्तान के बीच में नहीं था। पाकिस्तान, पंजाब वाला जो पाकिस्तान है, जिसे हम कहते थे ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, वो ईस्ट पाकिस्तान यानी बांग्लादेश के अंदर जो मुसलमान थे,
लाखों लाख, क्योंकि वहां के जो चुनाव हुए थे, तो चुनाव में जो वहां के मुसलमानों की पार्टी थी, उनको बहुमत मिला। बहुमत मिलने के बावजूद भी, ये कहने के बावजूद भी कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, इन्होंने वहां के लोगों का कत्लेआम, मूलतः वहां के मुसलमानों का कत्लेआम करना शुरू किया। और लाखों मुसलमान जब इन्होंने मार दिए, तो उनके जो उस समय के जो हेड थे, उन्होंने भारत से मदद मांगी कि भैया हमें ये पंजाब वाले पाकिस्तान से बचाओ जो आज पाकिस्तान है। वो मदद की वजह से इंदिरा गांधी जी को फिर बीच में आना पड़ा। पुराने राजनीतिक कांड रहे, लेकिन बात यह है कि हमने तो बांग्लादेश के मुसलमानों को, जिनको कसाईयों की तरह ये काटे जा रहे थे, इन वाले मुसलमानों से बचाया जो पाकिस्तान के हैं। दूसरी जो आपने बात करी, तो ये बात हमें समझने की कि हम ये कहते हैं कि टुकड़े हमने किए, वो टुकड़े तो इन्होंने खुद ही कर दिए थे। इन्होंने अपनी मर्जी के लिए पाकिस्तान बनाया। जब उनकी सत्ता आ गई, तो अपनी मर्जी के लिए इन्होंने इनको काटना मारना शुरू कर दिया। इन्होंने तो कोई ना इस्लाम देखा ना कोई मुसलमान देखा। ये बात सबको समझने की जरूरत है। आम लोग नहीं मारते, लेकिन मारता कौन है? वो जो बुर्जुआ वर्ग, वो जो सेना के अधिकारी होते हैं, वो जो सरकार में बैठे होते हैं, उन हुक्मरान होते हैं, उनके इशारों पे सेना तो उनके इशारों पे चलती है। दूसरी सर बात में आपने कारगिल की बताई, तो मेरे को अभी कुछ याद आया, अगर आपकी थोड़ी इजाजत हो तो मैं एक, हमने जब कारगिल वॉर हुई थी, तो उस समय मेरी उम्र थी लगभग 20 साल। और मैं उस समय रंगमंच करता था, रंगमंच में नाटक करता था। तो मैंने एक नाटक लिखा था, शहीद। तो भारत की जो सोच है ना, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैंने उस नाटक में एक डायलॉग लिखा था, और हमने 3 दिन तक भारत के शहीदों के और इंडियन आर्मी के जो परिवार है उनके लिए, उन दिनों दिल्ली में अप्पू घर होता था, तो अप्पू घर के अंदर हमने उस नाटक को 3 दिन किया था। तो अप्पू घर ने फौज के परिवारों के लिए 3 दिन तक वो फ्री कर दिया था। हमारी उस रंगमंच की जो मंडली थी, टीम थी, उसमें हिंदू भी थे, सिख भी थे और मुसलमान भी थे। हम सब ने मिलकर वो नाटक किया था। मैंने वो नाटक लिखा था। उसका एक डायलॉग जो मुझे बिल्कुल रटा हुआ है, लगभग 99 से लेके अब उसको कितना 28 साल हो जाएंगे लगभग लगभग। मैं वो एक छोटा सा डायलॉग बताता हूँ, क्योंकि उससे हमारी जो भारत की सोच है वो हमें पता लगती है। होना तो ये चाहिए था कि अगर हमारे भारत की सोच उग्रवादी होती, तो ये डायलॉग सुन के जो हजारों परिवार सिपाहियों के, भारतीय फौज के, नेवी के, एयर फोर्सेस के, जो ये नाटक देख रहे थे, उनको कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए था कि नहीं आप ऐसे क्यों कह रहे हो। लेकिन वो भी इस बात को, जो मैंने डायलॉग उस पर लिखा, उससे वाकिफ थे, उस बात से वो राय रखते थे। और ये भारत की सोच को बताता है कि हमने हमेशा मिलनसार और ये मारकाट ना हो, हमें हमेशा जो है ना, तो वो अ, सोच रखी है। तो मैं वो डायलॉग थोड़ा सा बताता हूँ कि वो जो था। तो इसमें क्या होता है, एक प्रोफेसर होते हैं और एक डॉक्टर होते हैं। तो डॉक्टर और प्रोफेसर का बातचीत चल रही होती है। तो डॉक्टर प्रोफेसर के पास आके कहते हैं कि भाई बहुत खुश हो गए, हम लोग तो बहुत खुश हो गए, भारत ने जो है जंग जीत ली। तो प्रोफेसर कहते हैं कि जंग जीत ली, तो ये जंग किसकी है और इसको लड़ कौन रहा है? तुम लड़ रहे हो, यहाँ पर आम आदमी जो बैठे हुए हो, या फिर सरहद पर जाकर लड़ने वाला वो फौजी, जिसका काम ही, जिसका काम सरहद की अपनी जो सरहद है उसको जीतना है। तो वो कहते हैं कि भाई अगर हम हो गए या आम सैनिक हो गए, हम दोनों ही भारतीय हैं, हम दोनों में अंतर क्या है? तो वो कहते हैं मैं अंतर की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि सरहद पर जाकर लड़ने वाला कौन है, तुम एक आम भारतवासी जो भारत के अंदर बैठे बैठे अपना काम धंधा करते हो, या वो सैनिक जो सरहद पे अपनी जान गंवाता है, उसके बच्चों की खुशी, उसकी पत्नी का सुहाग, उसके माँ बाप की लाठी, सब कुछ तो छिन जाता है। ये शहीद शब्द भले ही तुम्हारे लिए अभिमान का प्रतीक हो, लेकिन उसके परिवार के लिए तो अभिशाप बन जाता है। उसका पूरा जीवन, उसकी जो जीवन है वो पूरा, उसकी सत्ता को जीतने में जो उसको, जो रातें उसको अपनी पत्नी के साथ बितानी थी, वो रातें वो धुएं में गोलाबारी के बीच बिताता है। तो इस तरह का डायलॉग था जो कि ये बताता था कि भाई अब ठीक है, हम तो यहाँ पर सिविलियंस जो है ना वो बैठ के बड़े मजेदार होते हैं, और लेकिन जो जंग के अंदर जो सैनिक होता है, जो बम गोले के अंदर होता है, तो उसकी जो दुर्दशा होती है, वो दुर्दशा, और उसके परिवार के ऊपर क्या होती है। तो सबने बहुत क्लैपिंग करी किसी ने। तो ये हमारी सोच है कि हमने हमेशा कभी भी युद्ध नहीं करने की बात करी। लेकिन अब अगर अति हो जाए तो कायरता होगी, और हमारे देश का जो मनोबल है वो भी टूटता है, हमारे भारत का नागरिक का मनोबल टूटता है। अब तो हालात ये हो गए कि लंदन के अंदर भी अगर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं किसी मुद्दे पे, तो जो भारत और पाकिस्तानी वहां पर कहते थे कि हम एक है, वहां का पाकिस्तानी वहां के मंदिरों पर अटैक कर रहा है।
वहां के हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं, लंदन का भी। तो उनका मनोबल इतना ऊपर क्यों हो रहा है? लगातार वो लगातार करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो ये जो अब हमने अटैक किया है, ये क्या हमारे देश का मनोबल मजबूत नहीं करेगा? युद्ध हम कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अगर चाहे तो हम कर सकते हैं। हम आज आज अभी हमने मलेशिया इंडोनेशिया से डील करी है मिसाइल्स की। हम लोग मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी मिसाइल्स अमेरिका जितनी डेवलप नहीं है, लेकिन मारक शक्ति रखती है। तो हमारे पास अपने कारखाने हैं मिसाइल्स के। और अगर जब तक भारत युद्ध में नहीं जाएगा इस परिस्थिति में, तब तक, क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक डेवलपमेंट होते हैं वो भी युद्ध के लिए होते हैं। हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा क्योंकि हम हमेशा दब रहे हैं ना। कोई भी आ रहा है हमें मार रहा है, हम पे रूल कर रहा है। कोई भी आ रहा है हमें मार रहा है, दबा रहा है, हम पे रूल कर रहा है। अब आप बताइए कि आपके हिसाब से भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए? तो आपने अच्छी बात किया, क्योंकि हम अ, एक गवांडी है, गवांडी देश है, उसको आप बदल तो सकते नहीं, उसको दूर नहीं कर सकते। लेकिन जब हमारे लोग भी इतनी बातें करते हैं, क्योंकि हमको देखो, आपने बात बताई, जब हम लड़ेंगे तो मरेगा कौन? मरेगा तो इंसान मरेगा ना। इधर भी इंसान है, उधर भी इंसान है। लेकिन हम धर्मों में फंसाकर, मंदिरों को फंसाकर, मस्जिदों को फंसाकर, हिंदू मुसलमान कर कर, हूँ हमारे हमें हमने पहले बात बोली है भी मुसलमान, चलो मीडिया में आ रहा है। अब आप जितने भी इतिहासक जंगें हुई हैं हमारे देश की, कहीं के कहीं भी हों, 3-4 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन उन, उन, उन उनकी अगुवाई किसने की है? बेशक हम पहले भारतीय हैं, लेकिन कितने मुसलमान लोग हैं जिसने ये साबित किया भारत के लिए? आज भी उन लोगों के बयान आ रहे हैं। और कितने सरदारों ने कुर्बानी की, सिखों ने कुर्बानी की, अगुवाई तक की, ये टूटी बोलती आज तक भी। लेकिन जब इतनी कुर्बानी होने के बावजूद फिर भी उन लोगों को इग्नोर किया जाता है, उनको बनता सम्मान नहीं मिलता, तो फिर कहीं ना कहीं माइंड में फ्रिक्शन आता है, हम महसूस करते हैं। सो हमको, क्योंकि हमारा एक विशाल देश है, इतिहास का देश है, हम शांति प्रिय लोग हैं, हमको ये मिसाल पैदा करनी चाहिए। लेकिन जब जंग लगती है, जंग में सब कुछ जायज होता है। वहां मंदिर भी डिगेंगे, मस्जिदें भी डिगेंगी, लोग सिख भी मरेंगे, मुसलमान भी मरेंगे, हिंदू भी मरेंगे, सभी इंसान ही मरेंगे। लेकिन जंग कोई सलूशन नहीं है, आखिर टेबल पे आना पड़ता है। उन टेबल के आने की, हमारे तो लोकतंत्र है, पाकिस्तान में कहने तो का टेबल लोकतंत्र पे है। तो हम आ गए ना। उनको टेबल पे तो हम आ गए इतनी बार। लेकिन वो टेबल पे आके भी मुकर जाते हैं ना, फिर वो यहाँ पर जो है लेकिन डायरेक्ट एक्शन नहीं वो करते। मुकरेंगे तो उनका जो उनकी बात है ना, उनका वहां लोकतंत्र नहीं है। क्या वो थोड़ी देर हो 1990 में, क्योंकि जे वहां के वो ऐसा नहीं करेंगे, पाकिस्तान वाले ऐसा नहीं करेंगे, तब आप फौज की वैल्यू नहीं रहती वहां। जहां तक फौज की बात है तो फौज का तो ये है ना कि वो उन्होंने तो ये कुछ करना पड़ता है अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो सीधा डायरेक्ट लड़ने की उनके पास समर्था नहीं है। लेकिन वो हम तो दुखी हैं, सर, गवांडी भी शांत रहे यहाँ मैं एक किसी बात रूप कहना में। चाहूंगा। जहां तक सामर्थ्य की बात है, तो मैं आपकी भी और बहुत सारे लोगों की जानकारी में डालना चाहता हूँ कि 1965 में सामर्थ्य नहीं है पाकिस्तान के पास, ऐसा नहीं कह सकते। हम उदाहरण लेते हैं रशिया का। रशिया ने इतना ज्यादा अपनी मिलिट्री फोर्स के ऊपर ध्यान दिया कि उसकी इकोनॉमी खराब हो गई।
क्योंकि उसने मिलिट्री फोर्स की तरफ ध्यान दिया। 65 की वॉर का कारण क्या था? पाकिस्तान तो बना इसलिए था कि भैया एक दिन जो है ना वो पूरे हिंद के ऊपर कब्जा करेंगे। उनको टाइम चाहिए था, उनको रिसोर्स चाहिए थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों से सांठगांठ करी थी, जो उनको हथियार दे रहे थे, टेक्नोलॉजी दे रहे थे, एजुकेशन भी दे रहे थे। 65 की वॉर का कारण, जहां तक समर्थ की बात है, उसका कारण ये था, मेन कारण ये था, जो आर्थिक कारण है, कि 1960 के दशक के अंदर वियतनाम वॉर चली थी। वियतनाम वॉर के अंदर जो खाने की रसद थी, जूट थी, कपड़े थे, ये सब पाकिस्तान से भेजे गए थे। तो पाकिस्तान के पास मोटा माल आ गया था। अब देखिए ये देश क्या है, जैसे मैं ये बार कह रहा हूँ, मैं, मेरा चौथा वीडियो है, ये देश बना ही गजवा हिंद करने के लिए, भारत को फतेह करने के लिए। इनकी जो मानसिकता है ना, वो मुगलों वाली, मुगल तो यहाँ पर रहे। अगर यहाँ का आप जनगणना देखें भारत की, अगर भारत में मुगल रहे, तो भारत में 15% मुसलमान है, आज भी 85%, 80% हिंदू है। तो 80% हिंदू तो रहे मुगल काल में, लेकिन ये ना मुगल है, ना ये किसी और पिछले जो मुस्लिम शासक से इनको कंपेयर कर सकते हैं। ये एक बड़े अजीब किस्म के वहशी दरिंदे शासक हैं। तो 1965 में जैसे इनके पास पैसा आया, तो इन वहशियों ने बजाय इसके कि उस पैसे से अपने देश की इकोनॉमी उठाते, अपने देश के लोगों की गरीबी दूर करते, जो भारत का बॉर्डर इतना खुला था कि पाकिस्तान से आके लोग यहाँ पर फिल्म देख के चले जाते थे, भारत के लोग वहां पर मूव कर जाते थे, इन्होंने सीधा अटैक कर दिया। अब चीन इनका मदद कर रहा है, चीन से इनको पैसा आ रहा है, चीन वहां पर पैसा लगा रहा है, अब फिर से इनके पास पैसा आया, तो फिर इन्होंने जो है ना ये भारत, इनकी डबल स्ट्रेटजी है। एक स्ट्रेटजी ये जो लगातार अटैक कर रहे हैं, ये भारत की स्ट्रेंथ और भारत का रिस्पॉन्स चेक कर रहे हैं, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, उस पर एकदम से अटैक नहीं कर सकते। उसकी जो टेस्टिंग है, जैसे एक लेबोरेटरी के अंदर टेस्टिंग होती है, जैसे भारत की भी एक लंबी टाइम पीरियड में टेस्टिंग चल रही है, कि हम अगर 4 सैनिकों को बंबई जैसे भीड़ वाले एरिया में भेजें तो क्या होगा, हम एक ही दिन दिल्ली में 8 जगह बम छोड़ें तो क्या होगा, हम एक ही दिन मुंबई की 4 लोकल ट्रेन के अंदर बम छोड़े तो क्या होगा। अब पहलगाम में तुम हिंदू हो बोल के हम उनको मारेंगे, क्योंकि इनको डिवाइड करना है। आज ये हिंदू बोल के मार रहे हैं, कल को ये हो सकता है कुछ और बोल के भी लोगों को मारे। तो इनकी स्ट्रैटेजी क्या है? लगातार निरंतर भारत की सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करना, निरंतर भारत के जो लोगों की जो एकता है कैसे भी बने। हमारी सरकार आई बीजेपी, मैं कहता हूँ बीजेपी को मस्जिद नहीं तोड़ना चाहिए था, मस्जिद तोड़कर आई। उन्होंने धार्मिक जो अलगाव फैलाया देश में, लेकिन उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें भी करी जिससे धार्मिक एकता बने। ये हमारे देश के अंदर है, ठीक है। हम उनको कोसते हैं और हम निरंतर कोसते रहेंगे, और मस्जिद तोड़ने पे हम उनको निरंतर कोसेंगे। हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग जो है ना, वो उनके विरुद्ध बोलता है। आज वो ज्ञानवापी पे बात करे, जो भी बात करे, हम कहते हैं भाई छोड़ दो। यहाँ तक कि हमने कानून भी बनाया कि हमें पुराने जो 47 से राम मंदिर को जो जहाँ बना है, उस बाबरी मस्जिद को छोड़ के 47 के बाद की हम कहीं पे जो है ना चर्चा नहीं करेंगे। हमने ही कानून बनाया है। तो हम जैसे भी हैं, हम फिर भी शांति चाहते हैं, हम कोई वहां पे जाके आतंकवाद नहीं भेज रहे। लेकिन इनका जो पैटर्न है, तो ये सामर्थ, जैसे थोड़े से सामर्थ होते हैं, आपने सामर्थ की बात करी, इनको इससे मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर इन्होंने भारत को कब्जा कर लिया तो सारे रिसोर्स तो इनके पास आ जाएंगे, फिर इनमें क्या सामर्थ्य की इनके पास कमी रहेगी। जैसे इन्होंने फिर बांग्लादेश के मुसलमानों को मारा, ऐसे यहाँ के जो मुसलमान है उनको मारेंगे ये। तो ये तो फिर राज करेंगे ना, जो उनका छोटा सा मिलिट्री वाला जो वर्ग है वो तो राज करेगा। यही बात है। जो पहलगाम हुआ है, ये उन्होंने हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया है। तो 2000 में, 2000 में वही कश्मीर में सिखों भी तो टारगेट, सरदारों को भी तो टारगेट किया। टिट्टी सिंह वाला में वहां लगभग 200 आदमी रहता था। जितने घरों में मर्द थे सभी उठा लिए। आपको पता है, आपके पास इतनी ताकत है, आपको पता है अभी वो ऐसा करते हैं। सरदार सिखों को भी लड़ाना चाहते हैं, हिंदू को भी लड़ाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं भी वो शांति बनाना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं भी हम, जैसा हमारे हमको काट दिया, हम भी इस देश को कमजोर करें। लेकिन जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो देश हमने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3
तीन बार देखा। हम क्यों इग्नोर करते हैं? लाख फौज कश्मीर में है, लेकिन 50 किलोमीटर में हमारा एक भी सिक्योरिटी वाला आदमी नहीं है वहां। जी, आप पहलगाम की बात कर रहे हैं, पहलगाम में इसको हम जनरली क्या कहेंगे? बहुत चीजें सीख हैं। मारे हैं सरकार। बिल्कुल सर, मैं तो यही कह रहा हूँ कि ये तो बहुत पहले कर पहलगाम लेना भी चाहिए बात पहलगाम। करता हूं, उसके नाल ही में दो। हाँ, यही तो बात है ना। ये यही हमारे शासकों में प्रॉब्लम है। जब देश एक है, आज आज अटैक, हाँ हाँ, पूरा देश एक है। हमने अटैक किया, टेररिस्ट पे अटैक किया, हमने बोल दिया भी हम टेररिस्टों को बख्शेंगे नहीं। लेकिन हमको आज पता चला भी टेररिस्ट कहाँ रहते हैं। आज पता चला ना, पहले नहीं ना पता चला। जब हमारा लॉस पहले से होता है, पहले इनको करना चाहिए हमारा था, तो लेट हो गए ना। इनको तो कब तक। क्यों किसकी मंजूरी लेना चाहते थे पहले? ये तो हमारे शासकों ने देखना है ना। अब हम बदला लेंगे, या पहले हमारे लोग मरवाओ, फिर बाद में बदला लो। ये आपको पता है, हमारा आपका निशाना है आपको। ये तो पहले मालूम है भी जहां जहां लोग जो टेररिस्ट, जहां इनकी स्कलाई होती है, बेशक हमारे 20 मरते 40 मरते, लेकिन एक पासे तो हो ना। हम रोज रोज के सैकड़े हमारे फौजी हर रोज शहीद होते हैं बॉर्डरों पे। उसकी बात नहीं सर, सही कह रहे हैं आप, निर्णायक युद्ध तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा छोड़ नहीं सकते तीसरे पाकिस्तान दिन को। सरदार फौजा नुकसान, उनका कुछ हो नहीं रहा, हमारा इतना नुकसान हो रहा है। हमारा एक पिछले हफ्ते 10 दिन हो गए, दूसरे उसी दिन की बात है, 21-22 अप्रैल की हो। तो जो बीएसएफ का जवान है वो गलती से किसानों के साथ गया था, वो अभी तक नहीं छोड़ा। लेकिन वो तो हमको करते हैं हलाल, काटते हैं हर मौके पे, ते हम हमेशा ही दिया करते हैं। जब आपने कारगिल की बात हमारी पूरी नहीं होने देती, जब उनने अमेरिका ने दाखिल दिया, देखो, जंग लड़नी कारगिल की सबसे कठिन थी। वो ऊपर बैठा है, हम नीचे हैं, दुश्मन ऊपर है। ते नुकसान पाकिस्तान का तो नुकसान हुआ ही नहीं, हमारे जी, मुझे हजारों याद है हमारे फौजी बहुत शहीद शहीद हुए हुए, हैं, हमारे शहीद हुए। जी। लेकिन जब जब समझौता हुआ, तो एक बात पे हुआ भी जंग बंदी होगी, तो हम उनके फौजी, दुश्मन के फौजी हमारे लाशों के प्रति। सबको तो सिखाना चाहिए ना। हम सब तो ज्यादा पीड़ित हैं, लेकिन हमारे साथ मजाक होता रहता है। जान एक भी कीमती है, एक फौजी मरता है। सही कह रहे हैं फौजी सर। मर चुके हैं, बस उन उन वो उन, 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 आज की बात थोड़ा हुआ है। अब उन्होंने हिंदू हिंदू लोगों को टारगेट किया है। लेकिन जब देश एक है, सब कश्मीरी देखो कितना उनने 2-3 दिन प्रोटेस्ट किया, रोटी नहीं खाई उनने लोगों ने। हम हमारे पास आप आए हमारे पास, हम आपको मरवा दें, जलील करें, सम्मान ना दें। देखो हम तो जाने जाते हैं ना मेहमानों के लिए, उनके मेहमान तो टूरिस्ट हैं। उनको गोदी उठाते हैं, घोड़े पे उठाते हैं, सैर कराते हैं, उनसे उनका रोटी पानी चलता है, उनकी इकोनॉमी चलती है। सभी लोग पीड़ित हैं। अगर पीड़ित नहीं है तो हमारे नेता हैं। हमारे नेता अपना नफा नुकसान दो सोच के चलते हैं, और देश का सोच के चले, चाहे बीमारी अच्छा, बड़े पहले खत्म हो जाती। अभी सर पंजाब के अंदर और कुछ बता रहे थे आप, वहां से स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान से गुरुद्वारे पर। किस वो भी क्षेत्र तो में हुई हुआ है? है। किस क्षेत्र में हुई है? जो पूंछ जिला है कश्मीर में, वो जहाँ पाकिस्तान ने उते उते अटैक किया है, गुरु गुरु घर पे, गुरु घर पे तो
में सर ने मुझे बताया था कि अभी थोड़ा सा, हाँ, पुंछ के अंदर जो है ना, मैंने भी न्यूज देखी है, वहां पर पाकिस्तान ने हमला किया है और हमारे तीन कई, चार सरदार थे। जी जी जी, वो वो उनकी फैसला देखो, हमारियां हमारियां इतनी कई लोग मारे ऑर्गेनाइज गए वहां हैं, पर, सिख मारे इतनी गए, मिलिट्री है। गुरुद्वारे पर हमला किया उन्होंने। हम सो हम तो ये चाहते हैं भी फैसला हो, फैसला हो, लेकिन बीमारी नहीं रहनी चाहिए, बीमारी तो खत्म होनी चाहिए। फैसला हो बिल्कुल जाता सर, है, बिल्कुल, हम पूरा लड़ते देश यही भी हैं, चाहता है बदनाम भी हो। कि ये जो भी फैसला हो, मोदी जी जो भी फैसला ले, वो निर्णायक फैसला ले, वो अपनी मोदी कड़ी जी क्यों लें? भूमिका के लिए जाने मोदी जाते जी हैं। फैसला क्यों लें? ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई थोड़ा। मोदी मोदी प्रधानमंत्री तो पीएम है, निर्णय तो उनको ही लेकिन लेना है ना, हमारी इतनी आर्मी राष्ट्रपति है, मुर्मू को इतनी भी निर्णय लेना है, उनको भी निर्णय लेना है। हमारी सिक्योरिटी है। जो राजनीतिक लोग होते हैं, इनको इनको इन लोगों का हिसाब थोड़ा होता है। जिसने लड़ना है, जिसने ये सबक सिखाना है, जिसने अपनी जान देनी है, जिसने बॉर्डरों पे लड़ना है, क्योंकि हमारे विंग हैं, हमारी जल सेना है, हवाई सेना है, हमारी सेना है। नहीं सर, क्योंकि सेना तो है, लेकिन लड़ना आदेश तो सेना ने उनको होता चाहिए है। होता है ना, एक पॉलिटिकली विल पावर भी आदेश, चाहिए होती हाँ है ना, आज आदेश, तक हाँ कांग्रेस नहीं कर पाई है विल पावर। वही बात है ना। हम इंडिविजुअल, हमारे हमारा लोकतंत्र है। हम एक व्यक्ति को क्रेडिट नहीं दे सकते। पूरा देश है, हमारे हमारे पूरे देश की बिल्कुल, कैबिनेट है। देश के जज्बात के हिसाब से उन्होंने किया है, पूरे देश के अंदर ये मांग उठी है कहीं ना कहीं, तो उनको जल्दी से वे ये डिसीजन हमारे लेना पड़ा। लोकतंत्र है। हम एक व्यक्ति को कैसे सेध दे सकते हैं, क्रेडिट कैसे दे सकते हैं? हम हमारे देखो, हूं भी जो मीडिया में आया है, हमारे जो लोग जो एयर स्ट्राइक स्ट्राइक की है, रात जो एयर स्ट्राइक की है, किसने की है? किसने की है अगुवाई? नहीं, तो अगुवाई तो यही तो फौज ही बात करती है, होने अगुवाई वाली तो है। फौज करती है सर, लेकिन पीछे से पॉलिटिकल लॉबी तो उसको इशारा देती है ना कि भैया आप करो, उनकी नहीं, मैं ये उसके ऊपर बात निर्भर मैं करती है। इस पे बात किंतु परंतु नहीं, मैं वैसे वर्बली बात करता हूँ। लेकिन पॉलिटिकल लोग जो हैं, वो अपना थोड़ा अपने मुताबिक, जब जंग लगती है, हम इतने साल क्यों परेशान हैं? हमारी किसी पीढ़ी ने किसी किसी पीढ़ी की सजा किस कहीं जाके कोई कैसे दे? हमारे बुजुर्ग थे, अनपढ़ थे, हम नहीं पता, हमको क्या पता है भी उनने क्या किया, कैसे किया? लेकिन उनकी सजा हमको, हम हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं, समझते हैं, हमको सजा क्यों मिले भाई? लेकिन जो जो शरारती हैं, जिनने भटका, आपने बोला अभी, वो ऐसा भटकाना चाहते हैं। उन्होंने बड़ा बड़ा जब अपने सरदार मारे हैं, 35 सरदार ऐसे ही मारे हैं जैसे पहलगाम में मारे हैं। तब क्या किया है? नहीं सर, तो आपका कहन तो सवाल पाव सवाल एकदम सही है कि जब ही इनको कर देना चाहिए था, जब ही क्या, बहुत पहले इनको कर देना चाहिए था, इनको इनको तो मौका 71 के अंदर देते ही कर हैं देना चाहिए था, हमारे। 71 में खत्म कर देते। हम जब हम बीमारी जो की त्यों रहती है, आज हमने एक स्ट्राइक करती, अब बल्ले बल्ले होगी, हम जय भारत, जय हिंद बोल दिया, ठीक है, जितने पता नहीं कितने उनके मरे हैं, कितने परे हैं, लेकिन वही बात है। हमारे हुण मोक ड्रिल हो रही है, हम घरों में हैं, ठीक है। हम क्योंकि पूरा पंजाब एक टारगेट है। जब भी कोई भी जंग लगती है, पंजाब की बड़ी पहले चढ़ती है। सो हम तो देश के लिए हम पहले भारतीय हैं, बाद च सरदार हैं, बाद च हिंदू हैं, हम पहले भारतीय हैं। भारत के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन भारत को यार इतना एक भारत से निकला हुआ देश इतना टॉर्चर करता है। तो हमारे वो तो जब जब पठानकोट हमला हुआ, तब क्या हुआ? तब हमारे नेता कहाँ थे? हमारे नेता नहीं। जब हाईजैक हुआ, जहाज हाईजैक हुआ, जिसके घर वाले, जिसके कल एयर स्ट्राइक हुआ है, या 30 साल पहले उनने वाजपेयी वेले
अपना जहाज अफगानिस्तान में हाईजैक किया है, कि तब ये हमारे जो नेता हैं इतने, इनको बस एक गुरु की अमेरिका से आ जाएगी तो बस ठीक है जी, हम बढ़िया है जी। सो ऐसे नहीं, देश का ये बीमारी बरकरार रखते हैं। तो ये हम बेशक गिला लगे, किसी को बुरा लगे, लेकिन जब भी देखो, फौज ने तो लड़ना है, समझौता तो फौज ने करना नहीं। फौज फौज के साथ देश है, तो नेता बखरे क्यों रहते हैं? नेता नेता क्योंकि नेता नू भी इस गल को समझ, जितने हमारे भावे सत्ता में लोग हैं, भावे विरोधी धਿਰ में हैं, भावे कितने भी पार्टियां हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए है, हम पहले भारतीय हैं, अब भारत है तो हम राजे हैं। बिल्कुल सर, आपने तो सही हमारी कहा, हमें फिर, युद्ध के अंदर भी भारतीय होना पड़ेगा और हमें समाज में भी भारतीय होना पड़ेगा। हमारे लेकिन समाज में ये कई हम भारतीय हैं कि हम लोग भूल जाते हैं, युद्ध की सभी समस्या बातें भी याद आता करें, है। हम इतना अपना इतना झेल रहे हैं, इतना झेल रहे हैं, कि बीमारी बरकरार रहती है। इस बीमारी से हम कब कैसे निजात पाएंगे, ये तो हमारे राजनीतिक लोगों ने सोचना है ना। बिल्कुल इनको तो सर, उनको प्रॉब्लम ना पहले थी ना अब आके सोचना होगी। है कि जैसे वो अपने चुनावों को जीतने के लिए एक एक कार्यक्रम तय करते हैं, ऐसे ही इस समस्या को भी वो निपटाए, और देश के लोगों को भी ये समझना है कि खाली युद्ध के समय उनको भारतीयता नजर नहीं आए। बिल्कुल, जैसे हमारे हमारे लोग बहादुर हैं, हमारी फौज बराबर है, हम सब भारतीय एक साथ होकर लड़ना चाहते हैं। हमारे नेतामा को भी राजनीति वोटों में करें, चुनाव में करें, जी सर, लेकिन आपका जब ऐसा संदेश मसला है जरूर तो जाएगा उन मसले में भी तक। राजनीति चलती है। जी, ये थोड़ा समय खत्म हो रहा है, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत के लोग हो, चाहे पाकिस्तान के, चाहे बांग्लादेश के, इन बातों को समझेंगे कि आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप बार बार तंग करेंगे, आप शेर की दुम पर बार बार पूछ दुम पर बार बार पैर रखेंगे, तो भाई शेर एक ना एक दिन तो काटेगा ही आपको। ये बात आपको समझने की है। धन्यवाद सर आपका। मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8527533051, 8851188170 पर, हमारी वेबसाइट NSP मार्ट पर, या मुझसे डॉक्टर अम्बेडकर जी पर और अन्य जाति की समस्याओं पर भी पुस्तकें ले सकते हैं। जय भीम, जय भारत, मुक्त।